हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला एंड दिस इज यशिका मैम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा लेक्चर नंबर 3 फॉर द सेम चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एंड ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना इकोलॉजी का यूनिट। ठीक है, तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना था? अच्छे वाले माइक्रोब्स कि हमारे लिए कहाँ कहाँ वो यूजफुल हुए हैं। सबसे पहले लेक्चर में हमने बात की थी माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्री लेवल पे प्रोडक्ट्स और बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। फिर हमने बात किया था कि सीवेज ट्रीटमेंट में कौन से माइक्रोब्स इस्तेमाल होते हैं और कैसे हेल्प करते हैं सीवेज को ट्रीट करने में। बायोगैस में कौन से माइक्रोब्स होते हैं और कैसे दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग दी लार्ज अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसको हम बायोगैस कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा microbes as a biocontrol agent and yes microbes can be used as fertilizers also। ठीक है, तो कौन कौन से माइक्रोब्स हैं आओ देख लेते हैं। आज का हमारा एम क्या होने वाला है? सबसे पहला जो एम होगा कि माइक्रोब्स को हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स कैसे इस्तेमाल करें। सबसे पहली बात, बायो कंट्रोल एजेंट्स का मतलब क्या है? जब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की मदद लेते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसे एजेंट्स को बायो कंट्रोल एजेंट्स बोलते हैं। जैसे मान लो बेटा आपने अपने घर में गार्डन होगा तो पेड़ होंगे, पौधे होंगे, उस पर आपने कीड़े मंडराते हुए देखे होंगे। अब उन कीड़ों को मारने के लिए तुम केमिकल स्प्रे कर सकते हो। वो केमिकल स्प्रे करोगे इंसेक्ट को मारने के लिए, उसको इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। तुमने केमिकल स्प्रे तो कर दिया, बट क्या वो केमिकल तुम्हारे पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? क्या वो तुम्हारे सॉइल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? नुकसान पहुंचा सकते हैं ना बेटा, है तो केमिकल, और केमिकल का साइड इफेक्ट तो होता ही है। तो क्यों ना हम ऐसा कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म उसमें छोड़ दे कि वो नेचुरली उस इंसेक्ट को खा जाए। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी, फिर है ना रहेगा इंसेक्ट, ना खाएगा वो हमारे प्लांट को, हमारा पौधा भी सेफ और वो भी मर गया बिना केमिकल इस्तेमाल किए। तो जिस एजेंट को हमने छोड़ा वही एजेंट बायो कंट्रोल एजेंट है। ठीक है, वही एजेंट ने उस इंसेक्ट के ग्रोथ को कंट्रोल किया। जैसे बेटा एक मछली होती है गैम्बूसिया फिश, आपने सुना होगा। इसको पानी में छोड़ देते हैं और ये पानी में फिर मॉस्किटोस खा जाती है मॉस्किटो के लार्वे को। तुम्हें मॉस्किटो को मारने के लिए कोई मॉस्किटो रिपेलेंट मतलब स्प्रे नहीं छिड़कना पड़ा, कोई केमिकल नहीं छिड़कना पड़ा, तुमने एक मछली को छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये मछली क्या करेगी? बायो कंट्रोल एजेंट कहलाएगी, क्योंकि ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है और मॉस्किटो के ग्रोथ को ये कंट्रोल कर रही है। तो जब हम किसी बायोलॉजिकल स्पीशीज का इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। ये किस पे बेस्ड है बेटा? खाने पर। उस मछली ने मॉस्किटो को खाया, एक दूसरे को खाने की प्रक्रिया को प्रिडेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रिडेशन पर बेस्ड है रादर देन ऑन हार्मफुल केमिकल्स। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ एनसीईआरटी की लाइन है। जो बायो कंट्रोल होता है दैट रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स। किसको कंट्रोल करने के लिए? प्लांट डिजीजेस को और पेस्ट को। रादर देन यूजिंग केमिकल्स किसको यूज करो? बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज करो। बायोलॉजिकल मेथड्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहां पर आप क्या यूज करोगे? देयर विल बी यूज ऑफ बेटा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। क्या यूज करने वाले हो आप यूज करने वाले हो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? इट डिपेंड्स ऑन नेचुरल प्रिडेशन। प्रिडेशन मतलब खाना। जैसे शेर डियर को, शेर कह रही हूं, हाँ शेर सही बात है, शेर डियर को खा जाता है, तो शेर यहाँ पर प्रिडेटर है। जो खाना बन रहा है वो प्रे है, और इस शिकार करने की एक्टिविटी को प्रिडेशन कहते हैं। अब मछली उस मॉस्किटो को खाएगी तो शिकार ही तो कर रही है। तो यहाँ पर ये मेथड प्रिडेशन पर बेस्ड है और ये केमिकल्स का यूज को रिड्यूस करती है। The use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides। अगर हम बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं कीड़ों वगैरह को ट्रीट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो कीड़े स्प्रे करने वाली दवाई हम नहीं खरीदेंगे मार्केट से, तो हमारा डिपेंडेंसी केमिकल्स पे तो कम हो रहा है ना बाय यूजिंग बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो हमारी एनसीईआरटी कुछ लिस्ट दिखाती है कि यस दीज आर दी बायो कंट्रोल एजेंट्स बेटा, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेलफेयर के लिए। ठीक है, कौन कौन से बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं ये देखो। एनसीईआरटी में बेटा एक लेडी बर्ड है, लेडी बर्ड दिया हुआ है एग्जाम्पल। एक बीटल होती है बेटा, बीटल आपने देखा होगा, छोटे से इंसेक्ट होते हैं, इसमें रेड एंड ब्लैक कलर की मार्किंग्स होती हैं।
ठीक है, देखा होगा आपने। तो एक बीटल है जिसमें रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स होती हैं, और बेटा ये खुद एक इंसेक्ट है और दूसरे इंसेक्ट को खा जाती है, कंट्रोल कर देती है एफिड्स को। तो अगर एफिड्स हैं हमारे पेड़ों पर, क्योंकि एफिड्स होते हैं बहुत सारे पेड़ों को खराब कर देते हैं, तो उन एफिड्स को मारने के लिए केमिकल मत छिड़को, लेडी बर्ड को छोड़ दो वहां पर, वो खुद ही मर जाएंगे। ठीक है, फिर एक होता है बेटा ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज क्या करती है बेटा, ये जो फ्लाइज है ये मॉस्किटो को मार देती है, तो आपको मॉस्किटो के लिए कोई स्प्रे नहीं छिड़कना पड़ेगा। और मॉस्किटो भी बेटा बीमारी बहुत फैलाते हैं, मॉस्किटो को मारना है ड्रैगन फ्लाइज छिड़क दो। तो तुमने कोई केमिकल लिया नहीं, तुमने एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया, वो इसको खा जाएंगे, बायोलॉजिकल मेथड है, कोई केमिकल थोड़ी लगा। ठीक है, फिर एक होता है बेटा बैसिलस thuringiensis। ये आप बायोटेक में पढ़ोगे इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म। ये क्या करती है बेटा, ये बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करते हैं। इनके ना, इसके जो बीटी है, बीटी बैसिलस thuringiensis बेटा, इसके ड्राइड स्पोर्स मिलते हैं मार्केट में। देखो इसका डिटेल मैकेनिज्म आपको जूलॉजी में मैम पढ़ाएंगी, मैं आपको बस थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ बेटा। जैसे शैम्पू के छोटे छोटे शैशे नहीं मिलते, तो उसी प्रकार से इस बैक्टीरिया के, ये क्या है बेटा, ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के स्पोर्स ड्राई फॉर्म में मार्केट में ऐसे छोटे छोटे पाउचेस में मिलते हैं। क्या करना चाहिए इस स्पोर्स का, देखो जो कॉटन का पेड़ होता है ना बेटा, इस कॉटन के पेड़ पर एक बहुत कॉमन इंसेक्ट लग जाता है। कॉटन पर कौन सा लग जाता है बेटा इंसेक्ट, जो इंसेक्ट यहाँ पर रहता है और इस पूरे के पूरे कॉटन के बॉल्स को खराब करता है, वो इंसेक्ट है कैटरपिलर। कैटरपिलर एक बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल की स्टेज होती है ना, तो ये कैटरपिलर जो इंसेक्ट है बेटा, ये कॉटन के पेड़ पर रहता है और उसके खराब करता है उसको। तो अगर तुम्हें इस कैटरपिलर को मारना है तो एक तरीका है केमिकल छिड़क दो, बट केमिकल तो अच्छा है नहीं, तो क्या करना चाहिए आपको एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की मदद लेनी चाहिए। कौन सा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, ये एक बैक्टीरिया। कैसे करोगे इसको इस्तेमाल, इसके स्पोर्स मार्केट में मिलते हैं, वो स्पोर्स को खरीद लो। उसके बाद इन स्पोर्स को पानी के साथ मिक्स करो और मिक्स करने के बाद इस पेड़ पर स्प्रे कर दो। अब वो जो पानी वाला स्प्रे है वो कैटरपिलर पे भी जाएगा और इसके पत्तियों पर भी जाएगा। कैटरपिलर जब उसकी पत्तियों पर चलेगा तो वो पानी के साथ साथ, पानी जब खाएगा तो पानी के साथ क्या मिक्सड है, उसके स्पोर्स, वो स्पोर्स को भी खा लेगा। जैसे ही ये स्पोर्स इसके पेट में जाते हैं ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जहर, और उसकी वजह से ये कैटरपिलर मर जाता है। तो कैटरपिलर को मारने के लिए आर वी यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल? नो, वी आर यूजिंग बैक्टीरिया का स्पोर्स। तो ये एक प्रकार का बायो कंट्रोल तरीका है, और जो ऑर्गेनिज्म इसमें यूज हो रहा है उसको बायो कंट्रोल एजेंट बोल रहे हैं। ये मैकेनिज्म आपको मैम भी बायोटेक में पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बायो कंट्रोल एजेंट क्या है बेटा, एक फंगस जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। क्या नाम है बेटा, ट्राइकोडर्मा। ये फंजाई भी बहुत सारे प्लांट डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रकार का फ्री लिविंग फंगस है। फ्री लिविंग फंगस का मतलब होता है इसको किसी होस्ट की जरूरत नहीं है, और ये एक प्रकार का बहुत कॉमनली मिलता है हमारे रूट इकोसिस्टम में। प्लांट्स के जो रूट का अराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग जो इकोसिस्टम होता है, यहाँ पर वो फंजाई जरूर मिलते हैं। फ्री लिविंग कंडीशन में कोई होस्ट नहीं चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और बहुत सारे प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करते हैं। तो दिस फंजाई is also very useful. They can also control the growth of unwanted, unnecessary organisms. ठीक है, बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस है बेटा। प्लांट पैथोजेंस कौन कौन से हो सकते हैं? देयर कैन बी सर्टेन बैक्टीरिया जो प्लांट को खराब कर सकता है, वायरस जो प्लांट को खराब कर सकते हैं, फंजाई जो प्लांट को खराब कर सकते हैं। बट ये ऐसा फंजाई है जो इन प्लांट पैथोजेंस को मारता है, ठीक है, इनको कंट्रोल करता है और प्लांट को प्लांट डिजीजेस लगने नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा बैक्यूलोवायरसेस। बैक्यूलोवायरसेस क्या करता है बेटा, जो पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड द अदर ऑर्थोपॉड्स, ये बैक्यूलोवायरसेस है। तो ये ऐसा पैथोजन है कि ऐसा वायरस है जो इंसेक्ट और ऑर्थोपॉड्स को मार देता है। ये टारगेट लोकेशन पर हिट करता है। ऐसा नहीं कि आपको बोला गया है आम का पेड़ उठा करके लाने के लिए, आप पीपल का पेड़ उठा करके, जो बोला गया वो काम ही नहीं किया। टारगेट, तो ये अपनी टारगेट को देखते हैं फिर उड़ा देते हैं। ठीक है, तो बैक्यूलोवायरसेस दे अटैक इंसेक्ट एंड द अदर ऑर्थोपॉड्स। मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरसेस को यूज किया जाता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स। वो किस जीनस को बिलोंग करते हैं? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, जिसको हम एनपीवी बोलते हैं।
क्योंकि जिस स्पीशीज को मारना है बेटा वो उसी स्पीशीज को मारेंगे, जिस ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को मारना है उसी ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को मारेंगे, इसीलिए इसको वो क्या कहते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक, क्योंकि इनका जो रेंज है वो बहुत नैरो है। ऐसा तो नहीं कि हर इंसेक्ट को मार दे रहे हैं, जिस पर्टिकुलर इंसेक्ट को मारना है उसी को मारेंगे, तो इनका जो एप्लीकेशन का रेंज है ये बहुत वाइड नहीं है, इनका नैरो रेंज है, उसी रेंज में आप अप्लाई करके इंसेक्ट को मार सकते हो, सबको नहीं मार सकते, इसीलिए ऐसे को हम क्या बोलते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस। मतलब कुछ ही इंसेक्टिसाइड्स को मारने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए इन वायरस को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनका कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना प्लांट्स पे देखने को मिला है, ना मैमल्स पर, ना बर्ड्स पर, ना फिश पर, ना कि नॉन टारगेट इंसेक्ट, जिस कीड़े को उड़ाना है उसी कीड़े को उड़ाएंगे, अगर ए कीड़े को उठाना तो ए को ही उठाएंगे, बी वाले को नहीं मारेंगे। दैट इज वाई इनको स्पीशीज स्पेसिफिक बोलते हैं, दैट इज वाई इनको नैरो रेंज वाला इंसेक्टिसाइड कहते हैं, ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम वाला इंसेक्टिसाइड कहते हैं। तो ये हमारे 5 बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, किस मेथड पर बेस्ड हैं, बायो कंट्रोल मेथड क्या होता है, हमने सब पढ़ लिया। नेक्स्ट इसके बाद हमारी एनसीईआरटी बताती है कि माइक्रोब्स को बेटा एज बायो फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सबसे पहली बात, जिस तरीके से हमने पढ़ा कि बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं, उसी तरीके से पहले समझो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स तो आपको पता है बेटा, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। तुम्हारा एक पौधा है, ठीक है, एक गमले में है, उस गमले में तुम्हारा पौधा अगर भली भांति ग्रो नहीं कर रहा, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा, सॉइल की फर्टिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, ये एक रीजन हो सकता है। तो अगर आपको सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करनी है तो आप बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल सकते हो, स्प्रे कर दो केमिकल फर्टिलाइजर। बड़े सारे केमिकल फर्टिलाइजर मार्केट में मिलते हैं बेटा, जाओ खरीद लो, लेकिन है तो बेटा ये केमिकल ही ना, तो इसका क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है सॉइल पर। और अगर सॉइल पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा तो क्या प्लांट पर असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि प्लांट सॉइल में तो है। सॉइल खराब तो ओवरऑल प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी तो खराब हो ही रही है ना। तो केमिकल्स तो हमें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, चाहे वो इंसेक्ट को मारने के लिए क्यों ना हो, पेस्ट को मारने के लिए क्यों ना हो, या हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्यों ना हो। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन केमिकल्स इन एनी वे। तो क्या कर रहे भैया, हमें पता है सॉइल हमारा खराब है, हमने एक सोल्यूशन मार्केट में देखा है इसका केमिकल फर्टिलाइजर्स, बट मैम आप तो कह रहे हो उसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, देन व्हाट शुड बी डन। क्या इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है? अगर कोई सोल्यूशन नहीं होता तो हम तो बोलते बेटा फिर केमिकल ही इस्तेमाल करो। सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स ना डाल करके इसके अंदर क्या डालो, बायो फर्टिलाइजर्स। अब ये कैसी वाला है, ये क्या आ गया बायो फर्टिलाइजर्स। जहां जहां पे आगे वर्ड आ जाता है बायो तो आपको समझ में आ जाता है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। तो व्हेन बेटा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, when biological organisms are used as fertilizer, ठीक है, तो ऐसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को such organism are known as biofertilizers। जब हम एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को ऐड करके सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करा सकते हैं, दैट मीन्स जब तुमने उस बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को ऐड किया तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स दे आर एक्टिंग एज फर्टिलाइजर। बट यहाँ पे तुमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को एक्ट करवाया एज अ बायो फर्टिलाइजर, ऐसे को हम बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। तो जब आप खेती करते हो बेटा, अगर उस खेती में तुम सिर्फ बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हो तो ऐसी खेती को ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल तो बहुत हल्ला है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ऑर्गेनिक सब्जियां भी महंगी मिलती हैं। तुम सब्जी लेने जाओगे अच्छे से शॉप्स में, सुपरमार्केट में, तो आपको ऑर्गेनिक सब्जियां अलग मिलेगी, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड। अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हो बाया एनी मीन्स ब्लिंकिट या इंस्टामार्ट, तो इसमें देखना ऑर्गेनिक सर्टिफाइड टमाटर, ऑर्गेनिक अदरक, ऑर्गेनिक आलू,
ऑर्गेनिक सब्जियों का बड़ा ट्रेंड चल गया है। तो वाई पीपल आर फोकसिंग ऑन ऑर्गेनिक थिंग, बिकॉज ऑर्गेनिक थिंग में समझ आ जाता है कि केमिकल्स नहीं इस्तेमाल होते हैं, क्या इस्तेमाल होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल थोड़ी खाएंगे हम, आजकल तो बेटा हर चीज़ केमिकल से पका देते हैं, केला केमिकल से पका देते हैं, आम का सीजन आता है वो भी केमिकल से, तो फायदा क्या हो रहा है, तुम तो केमिकल वाली चीज़ें खा रहे हो। तो लोग आजकल केमिकल से हट करके दे आर मूविंग टूवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, तभी ऑर्गेनिक सब्जियों पर ज़्यादा फोकस रहते हैं। थोड़ी महंगी होती, बहुत नहीं, बट येस अच्छी बात है क्योंकि इसमें केमिकल्स के इस्तेमाल से उसको नहीं बनाया गया है। सो व्हेन फार्मिंग इज डन by using biofertilizer, such farming is known as क्या बोलेंगे बेटा उसको हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। ओहो, फार्मिंग की बात कर रहे हैं ना। सच फार्मिंग इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या बोलेंगे बेटा उसको, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑब्वियसली बेटा वही खेती अच्छी है ना जिसमें केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करे जा रहे हैं, तो किस में नहीं करे जा रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अब हमें इस चैप्टर में यही देखना है बेटा कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को आप एज अ बायो फर्टिलाइजर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे बेटा वो बैक्टीरिया का पढ़ने वाले हैं। किसका पढ़ने वाले हैं बेटा, बैक्टीरिया का। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टडी बैक्टीरिया एज बायोफर्टिलाइजर्स। तो बायोफर्टिलाइजर्स का मतलब पढ़ लिया, मतलब हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे जिनको हम एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं बेटा, राइजोबियम और फ्रैंकिया। राइजोबियम और फ्रैंकिया कैसे हैं बेटा, दे आर सिम्बायोटिक। ये 11th क्लास में ही पढ़ा होगा बेटा, नाइट्रोजन फिक्सर्स, या आप कह सकते हो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इनका काम क्या है बेटा, नाइट्रोजन को फिक्स करना एक ऐसे फॉर्म में, ठीक है, जैसे अमीनो एसिड बना लेते हैं, अल्टीमेटली अमोनिया बनाते हैं, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं और अल्टीमेटली फिर वो प्लांट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसके अलावा बेटा एजेटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है। ये कैसे बैक्टीरिया है बेटा, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। इनको फ्री लिविंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जब नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं तो नाइट्रोजन फिक्स करने से क्या होता है बेटा, सॉइल का नाइट्रोजन का कंटेंट इंक्रीज होता है, और नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। ये अगर सॉइल है बेटा और सॉइल में कोई पेड़ है, ठीक है, और पेड़ की जड़ें कहाँ होती हैं बेटा, ऑब्वियसली सॉइल में। तो सॉइल में हमारे अच्छे खासे मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स को हमारा प्लांट एब्जॉर्ब करता है, कौन सा हिस्सा, रूट, और फिर यही आगे इसको पहुंचाता है। तो जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे सॉइल में होते हैं, दे आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट, और फिर उसको मेटाबोलाइज करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो नाइट्रोजन वैसे सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में है बेटा, ठीक है, बट वो गैस के फॉर्म में है, उसको प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। 11th क्लास में पढ़ा है आपने, इसीलिए उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो ये जो फिक्स करते हैं ये बैक्टीरिया करते हैं, और उन बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया किसी की मदद नहीं लेते, फ्री लिविंग कंडीशन में ये कन्वर्जन कराते हैं, फिक्सेशन कराते हैं, उनको फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया मदद लेते हैं, जैसे राइजोबियम फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। कहां पर करता है बेटा, लेग्यूमिनस प्लांट्स। जितने भी दाल वाले ग्रुप है ना वो सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स है, क्योंकि इसको लेग्यूमिनस प्लांट की मदद लगती है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, इसलिए इसको सिम्बायोटिक कहा गया है। फ्रैंकिया भी फिक्स कर सकता है नाइट्रोजन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, तो इसको भी एक प्लांट की मदद लग रही है, इसीलिए ये भी सिम्बायोटिक है।
ठीक है, इन दोनों को नहीं लगती इसलिए इसको फ्री लिविंग कहते हैं। ठीक है, दे आर नॉट डिपेंडेंट। तो इस तरीके से इनको आप सॉइल में डाल करके सॉइल का जो नाइट्रोजन का कंटेंट है वो इंक्रीज हो सकता है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, देखो यहां पर लिखा हुआ है जो मेन सोर्स है वो है बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। सबसे पहले हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, आओ देखो। ठीक है, यू हैव स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। 11th क्लास में नोड्यूल कैसे बनता था, क्योंकि राइजोबियम को पूरा एक्सप्लेन किया गया था मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो नोड्यूल्स कहां पर बनते थे, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में, और कौन बनाता था, बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम। क्योंकि राइजोबियम को अगर नाइट्रोजन फिक्स करना है बेटा तो सिर्फ वो नोड्यूल में ही रह करके नाइट्रोजन फिक्स कर सकता था। तभी लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर राइजोबियम जब जाता था तो सबसे पहले नोड्यूल बनाता था जिसके अंदर रह करके वो नाइट्रोजन फिक्स करता था। ठीक है, अब ये क्या करता था, ये बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है कैसे फॉर्म में, एक ऑर्गेनिक फॉर्म में, अल्टीमेटली अमीनो एसिड में, which is used by the plant as a nutrient. Other bacteria can fix atmospheric nitrogen किस स्टेट में, फ्री लिविंग स्टेट में, जब वो सॉइल में है, जैसे एजोस्पाइरलम एजिटोबैक्टर, जिसकी वजह से नाइट्रोजन तो फिक्स कर रहे हैं और जो हमारे सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट है बेटा वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बैक्टीरिया का ही पढ़ा है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है उन्होंने, दे कन्वर्ट atmospheric nitrogen, they convert atmospheric nitrogen to organic forms which are used by plant उनकी ग्रोथ के लिए। ये क्या करते हैं, they add nitrogen content into the soil by performing nitrogen fixation, अगर आपसे पूछे बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर एक्सप्लेन करो तो ये एग्जाम्पल्स लोगे, इनका नेचर बताओगे, ये दोनों सिम्बायोटिक हैं, ये दोनों फ्री लिविंग है। ये सिम्बायोटिक क्यों है, क्योंकि इनको होस्ट की जरूरत पड़ती है। राइजोबियम को लेग्यूमिनस प्लांट की होस्ट की जरूरत है, फ्रैंकिया को नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की होस्ट की जरूरत है, 11th क्लास से पढ़ा हुआ है। ओवरऑल इनका काम है अमीनो एसिड बना करके ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर प्लांट एज इसको न्यूट्रिएंट की तरह एब्जॉर्ब कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है। ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सॉइल में, जिससे सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा, फंजाई एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। तो फंजाई को भी हम एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। फंजाई को क्यों, क्योंकि फंजाई भी बेटा सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ रहता है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, और इस एसोसिएशन को हम माइकोराइजा बोलते हैं। ये भी क्लास 11 में पढ़ाते हैं हम। होता क्या है, मान लो एक बेटा पेड़ है, ये पेड़ है, इस पेड़ की ये रूट है, ठीक है, और इस रूट में कौन मिलता है बेटा, इस रूट में मिलते हैं फंगस के फिलामेंट। तो जब फंगल फिलामेंट्स बेटा किसी बड़े प्लांट के एंजियोस्पर्मिक या जिम्नोस्पर्म प्लांट के रूट में मिले तो इस प्रकार के एसोसिएशन को हम माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, अब माइकोराइजा को हम म्यूचुअल एसोसिएशन कह रहे हैं। जब रूट और फंगस का एसोसिएशन हो, इस एसोसिएशन को म्यूचुअल एसोसिएशन कहा गया है, और इसी एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं बेटा, दिस म्यूचुअल एसोसिएशन इज नोन एज माइकोराइजा। तो म्यूचुअल का क्या मतलब होता है बेटा, म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, सबको पता होगा म्यूचुअल मतलब दोनों का फायदा। दोनों कौन, ये जो रूट है इस प्लांट का और इस फंजाई, दो मेंबर है ना, दो स्पीशीज है, दोनों का फायदा होगा। ठीक है, ये गिव एंड टेक वाला रिश्ता है, बेनिफिट दो बेनिफिट लो, गिफ्ट दो गिफ्ट लो। तो व्हाट बेनिफिट दे आर गेटिंग फ्रॉम ईच अदर, क्या फायदा हो रहा है इन दोनों को। रूट को क्या फायदा मिल रहा है फंजाई को रख के, फंजाई इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर। जो भी सॉइल से
मिनरल्स एब्जॉर्ब करने हैं। वो कौन एब्जॉर्ब करता है बेटा? फंजाई। फंजाई बड़े अच्छी तरीके से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जितना भी काम करना है मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके सारा फंजाई कर लेता है। तो अच्छा नहीं है? हर दूसरा ऑर्गेनिज्म फंजाई के साथ रहना पसंद करता है। मतलब वाले रिश्ते ना ज्यादा पॉपुलर हैं। जहां मतलब निकलेगा वहां हम दोस्त बना लेते हैं। तो क्योंकि रूट को मतलब निकल रहा था फंजाई से, इन्होंने रूट को रख लिया अपने घर में। तो फंजाई प्रोवाइड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स टू प्लांट्स। और ये क्या प्रोवाइड करता है? रूट प्रोवाइड्स शेल्टर टू द फंगस। इसको फ्री फंड में रहने के लिए जगह नहीं मिल गई? प्रोवाइड्स शेल्टर टू फंगस। और जिस प्लांट में इस प्रकार का एसोसिएशन होता है, देखो उसको फायदा कितना मिलता है। ये देखो यहां लिखा हुआ है कि जो फंगस की हाइफी, बहुत लोगों को हाइफी का मतलब नहीं पता होगा बेटा। जो फंजाई की बॉडी होती है ना, उसको हाइफी बोलते हैं। क्लास 11th में पढ़ा होगा। ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, और उस फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देता है। तभी तो प्लांट रखा ही इसको है इस काम के लिए। जो माइकोराइजा जो भी प्लांट के पास होता है, अगर प्लांट के पास माइकोराइजा जैसा एसोसिएशन है तो प्लांट को देखो क्या क्या बेनिफिट मिलता है। इनको रूट बॉर्न पैथोजेंस अटैक नहीं करते। ठीक है, जो पैथोजेंस रूट में पाए जाते हैं वो उनके पास आते ही नहीं अटैक करने, बच जाते हैं उन पैथोजन से। इनकी जो सैलिनिटी को टॉलरेट करने की एबिलिटी है और ड्राउट को टॉलरेट करने की एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सूखा पड़े, ठीक है, और सैलिनिटी का लेवल इंक्रीज हो, ये टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके बाद दैट हेल्प इन ओवरऑल इंक्रीज इन दी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे ओवरऑल प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में फायदा मिलता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी के एक लाइन है कि माइकोराइजा से क्या क्या बेनिफिट मिलता है। ये 3 बेनिफिट लिख दोगे। एनसीईआरटी भी रीड करा देती हूं, ये देखो। फंजाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ प्लांट्स, जिसको हम माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। Many members of the genus Glomus forms mycorrhiza। ठीक है, जीनस ग्लोमस को बिलोंग करने वाले ज्यादातर माइकोराइजा बनाते हैं। इसमें जो फंगल सिम्बायंट होता है एब्जॉर्ब्स फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल और एब्जॉर्ब करके प्लांट को पास कर देता है। तो देखो फंजाई का काम तो इन्होंने बता दिया। ठीक है, फंजाई फंगल सिम्बायोन का मतलब है फंगल पार्टनर। 2 पार्टनर है ना, एक फंजाई पार्टनर है और एक रूट पार्टनर है। तो फंगस वाले पार्टनर का काम क्या इन्होंने बता दिया। प्लांट जिनके पास ऐसे एसोसिएशंस होते हैं बेटा, इनके पास अदर प्रकार के बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? दे आर रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, दे आर रेजिस्टेंट टू सैलिनिटी एंड दे आर रेजिस्टेंट टू ड्राउट। ठीक है, और ये सब ओवरऑल हेल्प करता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। कैन यू टेल व्हाट एडवांटेज फंगस डिराइव्स फ्रॉम द एसोसिएशन? तो फंगस का एडवांटेज तो हम पहले ही बता चुके हैं ना, क्या मिलता है इनको बेटा? शेल्टर मिलता है। ठीक है, तो ये 2 एसोसिएशंस मतलब 2 एग्जांपल्स बायो फर्टिलाइजर्स का तो हमने पढ़ लिया है। लास्ट एग्जांपल जो बेटा बायो फर्टिलाइजर्स का है वो क्या है? साइनोबैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर। बेटा साइनोबैक्टीरिया भी एक प्रकार के बैक्टीरिया ही होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। कैसे बैक्टीरिया है बेटा? फोटोसिंथेटिक। राइजोबियम फ्रैंकिया, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम वो फोटोसिंथेटिक वाले नहीं थे। तो जो फोटोसिंथेटिक किस्म के बैक्टीरिया होते हैं उनको हम साइनोबैक्टीरिया या हम उनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये भी नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करके जो ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल का ये इंक्रीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स भी होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स भी होते हैं। कितना बढ़िया ना, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, नाइट्रोजन के कंटेंट को भी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिखती है एनसीईआरटी? नॉस्टॉक, एनाबिना एंड ऑसिलेटोरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी, तभी तो इनको एज अ बायो फर्टिलाइजर्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी तो इनको एज अ फर्टिलाइजर्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। ठीक है, एनसीईआरटी रीड कर लो, ये देख लो। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार के ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एक्वेटिक सिस्टम में भी मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी मिलते हैं।
इनका काम क्या है बेटा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना। एग्जाम्पल एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। पैडी फील्ड में बेटा बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है एज अ इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स। अगर पैडी फील्ड है, पैडी फील्ड इज राइस फील्ड, अगर उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करो। कैसे करोगे? केमिकल का इस्तेमाल करके नहीं, बायो फर्टिलाइजर्स को ऐड करके। कौन से बायो फर्टिलाइजर्स को? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को तुम ऐड करोगे और इनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करोगे, इनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करोगे। करेंटली बेटा हमारे कंट्री में बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं मार्केट में, एंड फार्मर्स खरीदते हैं रेगुलर बेसिस पर और उनको अपने एग्रीकल्चर फील्ड में ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी एज अ बायो फर्टिलाइजर्स की तरह अगर इस्तेमाल हो तो इट इज गोइंग टू रेप्लेनिश द सॉइल न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिएंट वहां से गायब हो चुका होगा उसको ऐड कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन फिक्स द नाइट्रोजन, दे कैन डू फोटोसिंथेसिस। दूसरा, सेकेंड, दे कैन रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो मैंने यहां पर पॉइंट भी करा दिया, एनसीईआरटी मार्क भी करा दी है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है। व्हाट वी गोना स्टडी? वी गोना स्टडी व्हाट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो जैसा कि हेडिंग दिख रही है, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है बेटा? एनसीईआरटी प्रॉपर एक स्पेसिफिक हेडिंग देकर के इसको नहीं बताती, बट आपको बीच बीच में एनसीईआरटी में ऐसी कुछ बात लिखी हुई है जो हमें आइडिया देते हैं कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। अच्छा, पेस्ट क्या है? पेस्ट आपने कीड़े देखे होंगे जो हमारे प्लांट्स पर होते हैं। समटाइम व्हाट हैपन इज, बेटा देखो प्लांट है एक, है ना, प्लांट है सॉइल में, और हो सकता है कि इस प्लांट पर किसका अटैक हो जाए? पेस्ट का अटैक हो जाए, इंसेक्ट का अटैक हो जाए। तो आप क्या करते हो? आप इस पेस्ट को मारने के लिए, टू किल दिस पेस्ट, आप ऐड करते हो केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड्स। ये पेस्टिसाइड्स आप क्यों ऐड कर रहे हो? ये पेस्टिसाइड आप इसलिए ऐड कर रहे हो कि ये जो पेस्ट अटैक कर रहा है हमारे प्लांट पर वो मर जाए। अब होता क्या है तो बेटा ये केमिकल ही, ये केमिकल इस पेस्ट को तो मारेगा ही मारेगा जो प्लांट को खराब कर रहा था। देयर माइट बी सम यूजफुल पेस्ट ऑल्सो, या कुछ ऐसे यूजफुल कंपोनेंट्स होंगे हमारे इस इकोसिस्टम में, हमारे इस जगह पर सॉइल में, जो हो सकता है खराब हो जाए। और उनके खराब होने से ये देखा जाता है कि प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो खराब हो चुकी है, वो इफेक्ट हो चुका है। तो जो ऑर्गेनिक फार्मर्स है ना, वो उनकी थिंकिंग ये है कि हमें पेस्ट को कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं करना है, कंप्लीटली रिमूव नहीं करना है, सिर्फ उन पे चेक लगाना है कि वो जरूरत से ज्यादा ना बढ़ जाएं, और जरूरत से ज्यादा अगर बढ़ जाते हैं तो हमारे प्लांट पर इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल यूज करोगे तो हो सकता है कुछ यूजफुल ऑर्गेनिजम्स भी वहां से एलिमिनेट हो जाएं, तो केमिकल्स का इस्तेमाल ना करो। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट का इस्तेमाल करो, जो क्या करते हैं, इन पेस्ट को ऑटोमेटिकली ईट कर लेते हैं और उनका नंबर कंट्रोल कर लेते हैं। इस प्रकार के एक्टिविटी को जो की जाती है बाय द ऑर्गेनिक फार्मर्स ड्यूरिंग द फार्मिंग, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी। इसमें देखो हमने क्या लिखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये एक डिजायरेबल है जब बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को हम कंजर्व करना चाहते हैं अपने इकोसिस्टम में। जैसे यहाँ पर हमने पेस्टिसाइड डाला इस पेस्ट को मारने के लिए, हो सकता है कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट हो, वो उस केमिकल की वजह से मर जाए जो हम नहीं चाहते थे मरना, है ना। तो फायदा क्या हुआ? इसको तो मारा ही, साथ साथ जिसको नहीं मारना था उसको भी मार दिया। इसीलिए आपको बताया था ना कि हमें आपको स्पीशीज स्पेसिफिक बायो कंट्रोल एजेंट इस्तेमाल करने चाहिए, जो स्पेसिफिकली उसी स्पीशीज को मारे, दूसरे टारगेट को हिट ना करे। ठीक है, और देखो क्या लिखा हुआ है, इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो, ऐसे सिस्टम को मेंटेन किया जाए जहां पर इंसेक्ट्स को प्रिवेंट किया जाएगा फॉर कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू द क्रॉप्स। ठीक है, कंप्लीट इरेडिकेट नहीं करेंगे, सिर्फ एक चेक और बैलेंस लगाएंगे। अब चेक इन बैलेंस लगाने की क्या जरूरत पड़ती है कि इनका नंबर इतना ज्यादा ना हो जाए कि हमारे प्लांट को ये डैमेज करने लगे, बट कंप्लीटली इरेडिकेट मत करो, क्योंकि हो सकता है केमिकल्स वगैरह अगर तुम डाल दोगे इसको कंप्लीटली इरेडिकेट करने के लिए, तुम्हारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी हट जाते हैं। इस मैनेजमेंट प्रैक्टिस को जो पेस्ट को कंट्रोल करने की जाती है,
इसको हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में भी देखो एक लाइन है कि जो ऑर्गेनिक फार्मर है देयरफॉर वर्क्स टू क्रिएट अ सिस्टम जहां पर इंसेक्ट्स दैट आर समटाइम्स कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड बट इनको रखा जाता है एक मैनेजेबल लेवल्स पर बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस विद इन अ लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम, जिसकी मैं बात कर रही थी। ठीक है, अब ये हमारा चैप्टर होता है खत्म। हमने एक एक एनसीईआरटी की लाइन भी कर ली अलॉन्ग विद द चैप्टर। ठीक है, डायग्राम्स भी कर लिया, सब कुछ कर लिया है, नोट्स तो हमने बना ही लिया था, नोट्स आपके पास आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है बेटा, उन नोट्स को खोल करके बैठो, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू डू सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस लेक्चर। ठीक है, एंड यूल हैव टू स्कोर, है ना, और आपको अपने स्कोर बताने भी तो है। यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बैक्यूलोवायरसेस क्या होते हैं? pathogens that attack insects and other arthropods, ठीक है, members of genus nucleopolyhedrovirus that are never used, no, nucleopolyhedrovirus को तो ही हम यूज करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरसेस इसी जीनस को बिलोंग करते हैं जिनको हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इस्तेमाल करते हैं। नेवर लिख करके ये स्टेटमेंट बन गया है गलत। ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, ये तो सही था, और स्पीशीज स्पेसिफिक होने की वजह से इनको नैरो वाला स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इनका जो मारने का रेंज है वो बहुत ब्रॉड नहीं है, वो नैरो है, क्योंकि स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक स्पीशीज को ही किल करते हैं। तो ये भी गलत। फ्यू नेगेटिव इम्पैक्ट्स, नहीं बेटा, किसी भी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं होता है, क्योंकि जिसको मारना है उसी को मारेंगे। तुम्हें सुपारी मिली है तो ऐसा नहीं कि जिसको उड़ाने के लिए बोला तो उसके किसी और को उड़ा के चले जाओ, नहीं, इनका वो काम नहीं है। ये बड़े प्रोफेशनल हैं, ये अपने ही टारगेट को मारते हैं, किसी भी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे टारगेट पे शो नहीं करते। तो सब तो तुमने एलिमिनेट कर दिया, बचा ही सबसे पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या इंक्लूड करते हैं? तो बायो फर्टिलाइजर, जब हम किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं बेटा, तो उसको हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। हमने बायो फर्टिलाइजर साइनोबैक्टीरिया देखे थे, ये स्पेशल टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। हमने नॉर्मल बैक्टीरियाज भी देखे थे जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते थे। देखो, ब्लू ग्रीन एल्गी तो फोटोसिंथेटिक वाला बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। राइजोबियम फ्रैंकिया, एजेटोबैक्टर स्पाइरलम, ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। राइजोबियम और फ्रैंकिया सिम्बायोटिक कंडीशन में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एजेटोबैक्टर मेसोस्पाइरलम फ्री लिविंग कंडीशन में फिक्स करता है, बट करता है। फ्रैंकिया को भी हम फ्रैंकिया कह रहे हैं, माइकोराइजा को भी हम एज अ बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर में ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, ठीक है, राइजोबियम आता है, ठीक है, अदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आता है, ठीक है, माइकोराजा आता है, ये बिल्कुल ठीक है, ये हमें अपना सही सलामत वाला ऑप्शन मिल गया है। बट हमें ये देखना जरूरी है व्हाई दी अदर ऑप्शंस आर नॉट राइट, नॉट करेक्ट, क्योंकि जब आप ये करते हो ना, आपका कंसेप्ट और बिल्ड होता है बेटा, और आपकी और क्वेश्चंस की तैयारी होती है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी तो ठीक था। ट्राइकोडर्मा हम बायो कंट्रोल एजेंट किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नॉट एज अ बायो फर्टिलाइजर। राइजोबियम ठीक था, ये ठीक था, बट क्योंकि ये खराब तो पूरा का पूरा ऑप्शन क्या हो गया बेटा, खराब। सी ऑप्शन देखो, राइजोबियम ठीक था, अदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी ठीक था, माइकोराइजा भी ठीक था, बट एनपीवी ठीक नहीं है। एनपीवी को हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इस्तेमाल करते हैं, नॉट एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। एनपीवी की वजह से बेटा ये पूरा का पूरा ऑप्शन नंबर 6 जो है, सी जो है, दैट इज खराब। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी ठीक है, राइजोबियम ठीक है, माइकोराइजा ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस अगेन इसको हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इस्तेमाल करते हैं, नॉट एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। तो ये भी ऑप्शन बिकॉज ऑफ दिस बीटी हो गया खराब। तो वैसे तो हमने अपना सही ऑप्शन पहले ही ढूंढ लिया था मेरे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, the symbiotic association of fungi with plants is known as dash, which is formed by many members of the fungal genus dash. तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम बोलते हैं बेटा माइकोराइजा, और ये कौन बनाता है? जनरली मेजॉरिटी ऑफ दी फ्रॉम द मेंबर फ्रॉम द जीनस ग्लोमस। ये देखो, पेंसिलियम नहीं, लाइकेन बोलते ही नहीं है, ये तो तुमने नाम भी नहीं सुने होंगे, जानने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, लेडी बर्ड बीटल इज यूजफुल इन द कंट्रोल ऑफ। लेडी बर्ड एक प्रकार की बीटल है बेटा, मार्किंग्स होती हैं इसमें ब्लैक एंड रेड, और ये कंट्रोल किसको करती है बेटा? दे कंट्रोल एफिड्स। ठीक है, बॉल वॉर्म्स के लिए बैसिलस थुरिनजेनेसिस है, मॉस्किटोस के लिए ड्रैगन फ्लाइज हैं,
ये आपके सिलेबस में है, निमेटोड्स के लिए तुमने पढ़ा नहीं है, एफिड्स हो जाएगा, ठीक है। एंड यस, नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर, ठीक है। अपने अपने स्कोर कमेंट पे ज़रूर बताना कि तुमने कितने क्वेश्चन को करेक्टली किया है। एंड अब हम मिलेंगे बेटा इकोलॉजी के यूनिट के साथ और स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहला चैप्टर उस यूनिट का, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यहाँ तक रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी हो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।